हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स के बारे में, और यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं माइक्रोब्स के यानी कि सूक्ष्म जीवों के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लाभ हमारे पास आते हैं। एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे अभी तक क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जब आप बेनिफिट्स पढ़ रहे थे तो बेनिफिट्स में सबसे पहले आपने कहा कि यहाँ पे कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्रेड और केक का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट आपने कहा कि जो मेडिसिन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर वैक्सीन के बारे में कि जो वैक्सीन है या वैक्सीनेशन है वो क्या होता है और क्यों करवाया जाता है। अभी तक जो चीज़ें हमने समझी हैं वो हमने ये समझी हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, हमें रोगों से बचाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है हमारी बॉडी में तो हमारा इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन को नष्ट करता है और हमें क्या करता है, यहाँ पे रोगों से मुक्त करता है। अब हमने सबसे पहले जो इम्यून सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को देखा था कि इम्यून सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले हमने कहा कि ये क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल को पहचानेगा। अब जैसे कोई पार्टिकल हमारी बॉडी में आ गया है, फॉरेन पार्टिकल जिसे हम पैथोजन कह रहे हैं, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसे पहचानेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा जब वो उसे पहचानता है, उसे मारने की, जब उसे पता चलता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, अपनी कोशिका नहीं है, तो ये इसे मारने की तैयारी करेगा जिसमें ये एंटीबॉडीज बनाएगा। और उसके बाद आपने देखा कि ये क्या करेगा, यहाँ पर जो पैथोजन है उसे किल किया जाता है। जब यहाँ पर एक बार किसी पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो आपने कहा वो हमेशा रहेंगे, उसके लिए मेमोरी सेल बन जाती हैं, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। मेमोरी सेल यहाँ पर क्या करती है, उन्हें क्विकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं, और ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज वहाँ पे बनी हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर उसे जल्दी से नष्ट कर देती हैं। इसीलिए हमने कहा कि एक बार पैथोजन की एंट्री हो गई है तो उसके लिए अब मेमोरी सेल और जो एंटीबॉडीज है वो बन जाएंगे। इन्हें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, मेमोरी सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है और एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आपने कहा क्विकली यहाँ पर क्या होगा, रिस्पॉन्स देखा जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेसिंग हमारे इम्यून सिस्टम की। तो हमने कहा कि वैक्सीन में हम एक्चुअली में यही कर रहे हैं कि हम पैथोजन को ही बॉडी में डाल रहे हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, या तो आप उसे फुली क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, या फिर आप उसे इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे कि ये हमें इन्फेक्ट ना कर सके, जिससे कि ये बीमारी उत्पन्न ना कर सके। अब जब भी ये फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में या ये पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम एज इट इज काम करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा, वो एंटीबॉडीज बनाएगा, वो इसे किल कर देगा। अब हो गया है कि मेमोरी सेल भी बन गई है, एंटीबॉडी भी बन गई है। अगर सेम पैथोजन एक्टिव फॉर्म में भी अगर हमारी बॉडी में आ जाता है तो अब हमारा इम्यून सिस्टम क्विकली यहाँ पे रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी है। ये तो है। हमने कहा कि जब आप पैथोजन को इनएक्टिव फॉर्म में अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं थ्रू इंजेक्शंस, उससे हम कहते हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन। ये प्रोसेस वैक्सीनेशन है, और जो आप यहाँ पर अपनी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं वो है वैक्सीन यहाँ पे। ठीक है, तो वैक्सीन और वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में वैक्सीनेशन में करते क्या है। ये तो हुई बात यहाँ तक की। अब हमने कहा यहाँ पर हमारी बॉडी में ये तो हुई बात वैक्सीन और वैक्सीनेशन की जो हमने बात कर ली है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है तब की कंडीशन को थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, वैसे जो हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम है या एलर्जी है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ तक की बात आप कर चुके कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है। यहाँ पे आपने कहा चिल्ड्रंस आर जनरली वैक्सीनेटेड फॉर मैनी डिजीज लाइक पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। आपने कहा जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को आमतौर पर कई बीमारियों जैसे पोलियो, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस आदि के टीके लगाए जाते हैं। ये सभी बच्चों को लगाए जाते हैं। ठीक है, smallpox has been eradicated this way and currently the COVID vaccine is doing the same। आपने कहा चेचक को इस तरह से मिटा दिया गया है और वर्तमान में कोविड वैक्सीन भी यही कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं जो आपको होमवर्क में भी दिए गए थे। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर हमने कहा हाइपर इम्यून सिस्टम। हाइपर इम्यून सिस्टम क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में हमने कहा पैथोजन आता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचानता है,
और जिसे हम फॉरेन पार्टिकल भी कह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि हमारी बॉडी में और भी फॉरेन पार्टिकल्स आ सकते हैं, जैसे जैसे कि जो नॉन लिविंग भी होते हैं, जैसे धूल के कण हो गए हैं, मिट्टी के कण हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बात की है पॉलन ग्रेन, जब यहाँ पर क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है आप देखते हैं, और उस दौरान आप देखते हैं कि हवा में एक पीले रंग का चिपचिपे जो कण होते हैं वो तैरते रहते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी में इंसर्ट करते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारे वातावरण में बहुत सारे कण होंगे जो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। कुछ पैथोजन हो सकते हैं, कुछ आपने कहा कि क्या हो सकते हैं, सिर्फ धूल के कण हो सकते हैं, कुछ सिर्फ पॉलन ग्रेन हो सकते हैं जिसे पराग कण कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है थोड़ा सा, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन जिसे पराग कण हम कहते हैं, इसका अगर आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हैं तो किसी एक फूल को आप क्या करना, लेना, ठीक है। जब आप उस फूल को लेंगे, आपने कहा कि एक तो आपको बीचों बीच सेंटर में एक इस प्रकार का पोर्शन मिलेगा, ठीक है, और एक आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिलेंगे, जो डंडी होगी, यानी कि इस प्रकार का जो डंडी नीचे लगी होगी और ये ऊपर बीज जैसे होंगे, ठीक है। ये होते हैं मोस्टली पीले रंग के होते हैं, वैसे अलग अलग कलर के हो सकते हैं, जैसे ब्राउन कलर के भी कुछ दिखते हैं। जब आप इसे टच करेंगे, हाथ लगाएंगे, तो ये क्या होता है, बीज जैसे संरचना होती है, और इसके बाहर आपने कहा कलरफुल पंखुड़ियां जो होती है, ये हम फूल को खोल करके देख रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर एक फूल को हम बनाएं तो हम कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से हम बनाते हैं, लेकिन ये एक फूल है, ठीक है। लेकिन जब आप इस फूल को खोल के देखेंगे, यानी कि इनकी जो कलरफुल पंखुड़ियां उसे निकालेंगे, उसके बाद आपने कहा कि जो पीले रंग का स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान देना है कि ये एक पहले एक डंडी होती है, फिर ये बीज जैसी संरचना होती है, ठीक है। इस बीज जैसी संरचना में ही आपने कहा क्या होते हैं, परागकण होते हैं। जब ये परागकण पक जाते हैं, वैसे तो पकना इनके लिए सही वर्ड नहीं है, ये मेच्योर होना इसे कहते हैं, लेकिन आप अभी के लिए इतना समझिए कि जब ये पॉलन ग्रेन पक जाते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये उड़ जाते हैं, और जब ये उड़ते हैं तो ये हवा में तैरने लगते हैं। ये क्यों उड़ते हैं, आपने कहा आपने पॉलिनेशन पढ़ा होगा, पॉलिनेशन में इनका काम होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट लेक्चर कभी हमारे पास रिप्रोडक्शन का आएगा या पॉलिनेशन का आएगा, तब हम इस बात को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब ये होते हैं परागकण। अभी के लिए अब इतना समझिए कि परागकण क्या होते हैं, फूल से निकलते हैं छोटे छोटे कण होते हैं। अब हमारे इम्यून सिस्टम को सिर्फ पैथोजन को किल करना है, पैथोजन के लिए एक्टिवेट होना है, पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज बनानी है। कभी कभी क्या होता है कि अगर इम्यून सिस्टम हाइपर हो गया है, ये सबके साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कुछ लोगों के साथ, कभी कभी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम क्या हो गया है, हाइपर एक्टिव होता है। हमारी बॉडी में क्या आया है, हमारी बॉडी में आ जाता है परागकण। एग्जाम्पल परागकण ले लेते हैं, हमारे बॉडी में पॉलन ग्रेन, जिसे पराग कण भी कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन आ जाता है। क्या ये पॉलन ग्रेन हमारे लिए हार्मफुल होगा, क्या ये हमारे लिए खतरनाक होगा, ये हमें बीमार करेगा? हमने कहा नहीं, ये तो पॉलन ग्रेन है। या धूल के कण, पॉलन ग्रेन कहिए या धूल के कण हमारी बॉडी में आ जाते हैं। या हमने कहा धुआं, जो धुआं होता है, जैसे लकड़ियां जल रही हैं उससे आने वाला जो धुआं होता है, तो क्या ये हमारे लिए हार्मफुल होता है? आपने कहा धुआं ठीक है, वैसे तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई बीमारी उत्पन्न कर देगा तुरंत, ठीक है। तो हमने कहा ये सब चीजें जब हमारी बॉडी में जाती हैं तो ये पैथोजन नहीं है एक्चुअली में, ये क्या है, कण है, ये पैथोजन नहीं है, ये रोगजनक नहीं है, ये सूक्ष्म जीव नहीं है। अब हमारा इम्यून सिस्टम जब हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो जो भी कण हमारी बॉडी में आता है वो उसे एज अ पैथोजन आइडेंटिफाई करता है। वो क्या देखेगा कि ये क्या है, पैथोजन है, वो उसे एज अ पैथोजन देखेगा। अब जब उसे एज अ पैथोजन डिटेक्ट कर दिया जाता है तो ये सारी प्रोसेस करेगा, यहाँ पे ये प्रिपरेशन शुरू कर देगा इस पैथोजन को किल करने के लिए। तो एग्जांपल लेते हैं पॉलन ग्रेन, या धूल है, डस्ट पार्टिकल जिन्हें कहते हैं, या हमने का जो धुआं होता है, कोई भी हमारी बॉडी में जब जाता है तो इसे एज अ पैथोजन यहाँ पर क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है इम्यून सिस्टम के द्वारा। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये इस प्रकार से फूल जाती हैं। ब्लड वेसल समझते हैं आप लोग, जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं, जिनमें हमारा जो रक्त है वो बहता है, हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, फ्लो करता है। यानी कि हमने कहा कि नली जैसी जो संरचनाएं होती है जिनमें हमारा जो खून है वो बहता है, उन्हें रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स कहते हैं। और यहाँ पर होगा ब्लड, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड। एक तो ये फूल जाती है, एक चीज ये होता है,
दूसरा, हमारा जो विंड पाइप होता है, ये जो आप टच कर पा रहे हैं, ये आपका विंड पाइप है, जिसे आप वायु नली कहते हैं, जिसे आप सांस लेते हैं या जिसे आप ट्रैकिया भी कहते हैं। ट्रैकिया इसका एक्चुअल नाम है, विंड पाइप। और आपने कहा कि जो वायु द्वार है, वायु नली है, ये आपकी क्या है, नॉर्मल जो लैंग्वेज है, आप उसे यूज करते हैं। एक चीज तो ये होती है। दूसरी चीज, जो आपका यहाँ पर जो आपका ट्रैकिया होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाता है इस प्रकार से। वैसे ये है ट्रैकिया, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया जो है ये इस प्रकार से सिकुड़ जाता है। दो चीजें होती है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में जब पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, तो ये दो प्रक्रियाएं होती है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैथोजन को मार सकते हैं। जब आपने कहा ये फूल जाता है, इसका मतलब ये क्या करता है, जो पैथोजन है इसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब हमारा जो विंड पाइप है वो जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है। पैथोजन को ट्रैप किया जाता है, उसे मारा जाता है। और जब ब्लड वेसल्स फूलती हैं, तो आपने कहा इससे क्या होता है, जो पैथोजन उसे बाहर निकाला जाता है। जैसे कि कभी आपने देखा है कि जैसे कभी भी कोई कीड़ा काटता है, या फिर तो वहां पे फूल जाता है, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, एक जो दाने जैसा संरचना है वो हो जाती है। एक्चुअली में वो क्या है, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि आपका इम्यून सिस्टम एज अ डिफेंस सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा है, डिफेंस कर रहा है बॉडी को। जैसे आपने देखा होगा कि पिंपल्स होते हैं, या कोई भी जैसे चोट लग जाती है, तो उससे पस निकलता है जो येलो कलर का होता है, जिसे हम पस कहते हैं। वो पस क्या है एक्चुअली में, आपने कहा एक्चुअली में क्या है, आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस पैथोजन को मारता है। जब पैथोजन को मारता है तो कुछ एंटीबॉडीज भी वहाँ पर मर जाती हैं, तो वो उस पस के द्वारा बाहर सब निकल जाता है। तो हमने कहा कि दो चीजें होती हैं। तो अगर एक्चुअली में पैथोजन यहाँ पर हमारी बॉडी में आया होता, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, और ये इसे बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, या ब्लड से बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन ये पैथोजन के लिए जब जब ये क्या होता है, नॉर्मल पार्टिकल्स के लिए होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण, जैसे पॉलन ग्रेन है, जैसे परागकण कह रहे हैं, धुआं है। इस केस में क्या होता है, ये एलर्जी को जन्म दे देता है। एलर्जी आप समझते हैं, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब वो धूल वाली जगह में जाते हैं, या फिर जब वो धुएं वाली जगह में जाते हैं, तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका एक रीजन ये भी, और भी रीजन हो सकते हैं, इन उसका एक रीजन ये है कि उन्हें एलर्जी होती है। एलर्जी का मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है किसी एक पार्टिकल के लिए। किसी को धुएं से हो सकता है, किसी को पॉलन ग्रेन से हो सकता है, किसी को डस्ट पार्टिकल से हो सकता है, अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। किसी को खाने की चीजों से एलर्जी हो सकती है, किसी को टच करने से एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी अलग अलग टाइप की होती है। इस टाइप की एलर्जी आपने कहा कि जैसे कि सांस फूलने लगती है किसी की, जैसे कि पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन इनहेल कर लिए हैं या धुएं वाली जगह में गया, तो बहुत ज्यादा सांस फूलने लगती है। क्यों फूलने लगती है? क्योंकि आपका जो वायु नली है वो सिकुड़ गई है। वायु नली सिकुड़ गई है, तो आप सांस आराम से ले पा रहे हैं, आराम से, यानी कि आप जो सांस है, वो जो रेस्पिरेटरी रेट है, आपका जो श्वसन दर है वो कम हो गया है। अब आप जितनी सांस ले रहे थे उतनी नहीं ले पा रहे हैं, धीरे धीरे सांस ले पा रहे हैं। तो अब क्या है, आप जो सांस श्वसन दर है वो आप बढ़ाएंगे, तो आप क्या कर सकेंगे, आप मुश्किल से इनहेल एक्सहेल कर पा रहे हैं, यानी कि मुश्किल से श्वसन की प्रक्रिया कर पा रहे हैं। इसको कहते हैं एलर्जी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ केसेस हो सकते हैं। आपको ये बताया गया कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पर हाइपर इम्यून सिस्टम कैसे काम कर सकता है, एलर्जी जो है वो क्या होती है। अभी ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पढ़ लिया है एलर्जी को, लेकिन थोड़ा सा एलर्जी के बारे में अब आपको आइडिया आ गया होगा कि एलर्जी क्या होती है। तो चलिए एक बार आप लोग यहाँ पर जो वैक्सीन है उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लीजिए कि किस किस बीमारी की यहाँ पे वैक्सीन लगी जाती है। आपने कहा पोलियो है, ट्यूबरक्लोसिस है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है। एक बार आप लोग इन्हें नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला बेनिफिट देखते हैं यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका। नेक्स्ट हमारा जो बेनिफिट आता है वो है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाना। अब जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो उर्वरक क्षमता, उर्वरकता का क्या मतलब है, उर्वरकता का मतलब है उपजाऊ क्षमता। अब उपजाऊ क्षमता क्या हुई, हमने कहा किसी मिट्टी में कोई भी जो फसल है वो कितने अच्छे से उग पाती है। ये कोई भी जो पौधा है यहाँ पर, या जिस भी चीज को आप बो रहे हैं, चाहे आप किसी फसल को बो रहे हैं, चाहे आप गार्डनिंग यहाँ पे कर रहे हैं, आपने कहा कि कोई जो मिट्टी है उसमें जो प्लांट्स है वो कितने अच्छे से उग पाते हैं, या कोई फसल कितनी अच्छे से उग पाती है।
और अगर हम फसल का एग्जाम्पल है तो हमने कहा कि फसल में जो फली है वो कितना अच्छा लग पाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फसल आप ले सकते हैं, जैसे कि आपने दाल यहाँ पे बो दी है, चाहे आपने वेजिटेबल्स यहाँ पे बो दी है, आपने कहा कि जो पौधे हैं वो कितने अच्छे से उग पाते हैं, उन पौधों पे जो फल हैं या जो सब्जियां हैं या जो दाल है वो कितनी यहाँ पे लगती है। यानी कि अगर उचित मात्रा में लग रही है, इसका मतलब मिट्टी जो है वो अच्छे से क्या कर रही है, उपजा रही है उन पौधों को। उपजाऊ क्षमता का मतलब होता है कि यहाँ पर पौधे कितने अच्छे से ग्रो हो पा रहे हैं, ठीक है, और पौधे कितना हमें उत्पाद दे पा रहे हैं, कितना प्रोडक्ट हमें दे पा रहे हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा है क्रॉप इम्प्रूवमेंट पढ़ा है, उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं क्रॉप के बारे में, और आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो क्रॉप है वो किस पे डिपेंड करती है, वो सॉइल फर्टिलिटी पर भी डिपेंड करती है, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पे भी निर्भर करती है। जैसे हमने कहा हमारे पास 2 खेत हैं, एक ऐसा खेत है जिसमें आप कुछ भी चीज़ें बोते हैं तो अच्छी तरीके से पौधे उगते हैं और आपको जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से मिलता है। आप कुछ भी बो रहे हैं, आपने कहा कि आपने दाल बोई है तो बहुत अच्छी मात्रा में दाल वहाँ पे उगी है, आपने कहा सब्जियां बोई हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में सब्जियां उगी हैं, आपने मक्के की खेती की है तो मक्की बहुत अच्छी वहाँ पे लगी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस खेत की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, इसका मतलब उनमें जो पोषक तत्व है उस मिट्टी में वो उचित मात्रा में है, जिससे कि पेड़ पौधे अच्छे से उग पा रहे हैं। वहीं दूसरा खेत है जिसमें आप कहते हैं कि आप कुछ भी यहाँ पे बोते हैं तो बहुत अच्छे से नहीं उग पाता है और जो यहाँ पे आपको उत्पाद है वो कम मिलता है। तो हमने कहा कि पौधे उग पाते हैं क्योंकि वो मिट्टी से हर चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वो मिट्टी से क्या क्या लेंगे, सबसे पहले पानी लेंगे, वाटर लेंगे, उसके साथ मिनरल्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो अपने कहा कि सारी जो चीजें हैं वो प्लांट कहाँ से ले रहा है, सॉइल से ले रहा है। सॉइल में या मिट्टी में जितनी अच्छे से पोषक तत्व होंगे उतने अच्छे से ही जो पेड़ पौधे हैं वो उग पाते हैं। तो इसी को हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कहते हैं। अब हमने कहा ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये इसी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं और जिससे कि आपकी जो पैदावार है वो और अच्छी यहाँ पर हो जाती है। कैसे बढ़ाते हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? सबसे पहले नाइट्रोजन को समझिए। नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है। कहाँ होती है? हमारे वातावरण में होती है, हमारे वायुमंडल में होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हमने कहा नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब आपको कहा जाता है कि जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है, पौधों को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और जंतुओं को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता यहाँ पर होती है। ठीक है, सभी को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? सबसे पहले तो सीधे सीधे हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, वो प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है किस किस चीज के लिए? हमने कहा हमारे शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आपने कहा कि यहाँ पर शरीर की जो वृद्धि होती है वो प्रोटीन की वजह से होता है। और आपने कहा कि प्रोटीन जो है वो हमारी सेल यानी कि हमारी कोशिका को बनाने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। कोशिका की जो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। क्लास 9th में जब आप जाएंगे तो आपके पास एक चैप्टर आता है सेल, वहां पर आप सेल को बहुत डिटेल में समझते हैं और वहां पर देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो सेल के निर्माण में भी सहायक है। तभी हम कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अब ये जो प्रोटीन बनेगा ये नाइट्रोजन से बनता है, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से प्राप्त होगा? आपने कहा वायुमंडल में है। हम अपनी प्रोटीन जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? अगर हम मनुष्य की बात करें तो हमने कहा प्रोटीन हम प्लांट से लेते हैं, जब हम दालें खाते हैं, जो पल्सेस होती हैं हम दाल खाते हैं, और हम जंतुओं से भी लेते हैं। ठीक है, तो जंतुओं से भी हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, और पादपों से भी हमें प्रोटीन मिलता है। पादपों से प्रोटीन कैसे मिलेगा? पादप में भी तो प्रोटीन बना होगा, और पादपों में प्रोटीन कैसे बना होगा? आपने कहा सेम नाइट्रोजन से प्रोटीन बना होगा। तो पादप नाइट्रोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप कहेंगे कि जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है वहां से प्राप्त करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को कभी भी इस रूप में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का उपयोग इस रूप में नहीं करते हैं, यानी कि N2 की फॉर्म में नहीं करते। तो किस फॉर्म में करेंगे? हमने कहा NO2 एंड NO3 की फॉर्म में। अब ये क्या होता है?
जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि N2 को एब्जॉर्ब किया जाता है NO2 और NO3 की फॉर्म में। NO2 और NO3 की फॉर्म में क्या किया जाता है, इसे यूज किया जाता है। जब नाइट्रोजन इस फॉर्म में परिवर्तित होगा तभी आपने कहा प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये जो सूक्ष्म जीव हैं, अब हमने कहा कि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कुछ जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इसे हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन कहेंगे जो N2 की फॉर्म में है, इसे परिवर्तित कर देते हैं NO2 और NO3 की फॉर्म में। जब NO2 NO3 की फॉर्म में जो इन्हें परिवर्तित किया जाता है, अब आसानी से पेड़ पौधे इसे क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसका यूज प्रोटीन बनाने में कर लेंगे। जब मिट्टी में आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन बनेगा, तो अब क्या है, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन आसानी से मिल पाएगा, और पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिल पाएगा तो पेड़ पौधों को क्या, पेड़ पौधे क्या है, प्रोटीन का निर्माण कर सकेंगे। तो हमने क्या बोला है यहाँ पर कि ये क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में सहायता कर रहे हैं। कौन, किसकी बात हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरा काम जो आपने देखा होगा, आपने कहा कि ये क्या करते हैं, खाद बनाने में भी मदद करते हैं। कैसे, आपने देखा है जैसे कि जो भी कचरा होता है, जिसे हम जैविक कचरा कहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि कोई पेड़ सूख गया है, या पेड़ की जो पत्तियां हैं वो सूख गई हैं, जैसे कि आप बचा कुचा खाना वहाँ पर देखते हैं, जैसे किसी भी जीव की जो डेड बॉडी, किसी भी एनिमल की डेड बॉडी है, आप उसे किसी स्थान पर जब रख देते हैं और कुछ टाइम बाद आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे डेड बॉडी नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगा, वहाँ पे मिट्टी का ढेर मिलेगा। सेम ऐसा ही आपने कहा कि जो पेड़ है, पेड़ की जो लकड़ी है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। जो सूखा हुआ पेड़ होता है या जो बचा हुआ खाना होता है, या अपने घरों में जो किचन का जो कचरा होता है, जैसे फल सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना, तो ये क्या होता है, आपने कहा मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस कचरे को खाते हैं और इसे खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो मिट्टी का ढेर आपने देखा है, एक्चुअली में वो खाद बन जाता है। ठीक है, जब ये खाद बन जाता है तो दो चीजें हो रही है, एक तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो रहा है, जो हम आगे जाकर के बात करेंगे। हमने क्या बात की है, एक तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होता है, कैसे, ऐसे आपने देखा है कि एक जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो एक मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो जा रही है। तो इन्हें, इस डेड बॉडी को अगर ऐसे ही रखा जाए तो क्या आता है, एक तो आपने कहा स्मेल आएगी वहाँ पे, ठीक है, और हमारा जो वातावरण है वो क्या होगा, प्रदूषित होगा। जब सूक्ष्म जीवों ने क्या किया है, इसका निम्नीकरण किया है, इसका अपघटन किया है, तो ये जो डेड बॉडी अब मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो गई है, और ये जो मिट्टी का ढेर है अब ये खाद के रूप में बदल गया है। अब ये जो खाद है ये भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। तो खाद आप समझते हैं, खाद क्या होती है, जैसे एक खाद जो होती है वो काव डंग होता है, गाय का गोबर होता है, हम अपने घरों में गाय का गोबर खाद के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो आपने कहा ये भी खाद होती है, और ये भी क्या करती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को यहाँ पे बढ़ाती है। तो एक बार पढ़ ली कि आपने कहा कि क्या क्या यहाँ पर यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आपने कहा देयर आर सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल। आपने कहा राइजोबियम जैसे कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद होते हैं। जनरली इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। आपने कहा आमतौर पर जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं। that are capable of fixing the atmospheric nitrogen to enrich the soil with nitrogen, which increase the fertility of the soil and the yield of crop। आपने कहा आमतौर पर ये क्या आते हैं, फलीदार पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। कौन, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने में, ठीक का मतलब होता है स्थिर, स्थिर करने में, ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी N2 को स्थिर करते हैं। और स्थिर करने का मतलब है कि NO2 और NO3 की फॉर्म में ये क्या कर देते हैं, इन्हें परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, ताकि मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध किया जा सके, ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा हो, और मिट्टी की उर्वरकता फसल की उपज को बढ़ाता है। तो आपने कहा जब मिट्टी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होगा तो वहां पर पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल सकेगी, और जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो वहां पर हो पाएगा।
तो हमने क्या बोला है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मिट्टी की उर्वरकता को भी यहाँ पे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए एक बार आप लोग पढ़ लेंगे और इसे अपनी कॉपी में नोट कर देंगे। चलिए अब एक तो हमारे पास ये फंक्शन आता है। नेक्स्ट जो हमने अभी डिस्कस किया क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जिसमें हमने कहा कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार आप लोग इस पॉइंट को घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।